हेलो दोस्तों, परमहंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम पांडे और आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अधिगम हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में हम बात करेंगे आज अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो अधिगम टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देखा था अधिगम के वक्र के बारे में और कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखा था। और आज हमने बात करेंगे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या हैं। तो देखिए अधिगम को जो प्रभावित करेंगे उसमें कई मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो अधिगम जो प्रभावित होता है वह कारक इसमें है, ये अभिप्रेरणा है, जैसे किसी भी विषय वस्तु या वातावरण या मानसिक विकास पर आधारित जो भी चीज़ें हैं इसमें सम्मिलित रहेंगी। तो अधिगम जो प्रभावित होता है या तो अधिगम क्या होगा, अधिगम की गति कम होगी या तो अधिगम की गति ज़्यादा होगी। किसके कारणों से, जो ये क्या है, जो ये निम्न कारक हैं नीचे जिसकी चर्चा करेंगे हम, यही सब कारक हैं। ये क्या करते हैं, अधिगम की गति को या तो बढ़ा देते हैं या तो अधिगम की गति को कम कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिगम की गति को कैसे कम होती है और कैसे ज़्यादा होती है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट है अभिप्रेरणा, जिसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन भी कहते हैं। पहला कारक है अधिगम को प्रभावित करने वाला अभिप्रेरणा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कोई भी विषय वस्तु है, अगर आप उसके प्रति अभिप्रेरित नहीं होंगे या आपका कोई अगर जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर जो है मोटिवेशंस नहीं आएंगे। इसीलिए आपको बहुत आवश्यक है कि हमेशा लक्ष्य बनाकर चलिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आप जोश और जज्बे के साथ आप लगातार निरंतर कार्य करते रहिए। यही है क्या, अभिप्रेरणा है। अगर आप जोश और जज्बे के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार क्रिया प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य हाथ लगेगी। इसीलिए इसमें कहा गया है अभिप्रेरणा जो है अधिगम को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित करती है। ठीक है, इसी के कारण अभिप्रेरणा के कारण आपकी जो गति क्या होगी, या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगला पॉइंट है अधिगम में विषय वस्तु। आपका अधिगम कब अच्छा होगा, जब कोई भी विषय वस्तु या तो वह सरल हो या सुबोध हो या सामान्यीकृत हो। आप ऐसे विषय वस्तु को उठाएं जो सरल एवं सुबोध हो, आपको जल्दी ही समझ में आ जाए। आप जो है आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके सीखें। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम तभी अधिक होगा या अच्छा होगा जब आपका जो विषय वस्तु हो या तो वह सरल हो या तो वह क्या हो, सुबोध हो या वह क्या हो, सामान्यीकृत हो दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है कि अधिगम में अगर जो विषय वस्तु हो वो सरल, सुबोध और सामान्यीकृत होना चाहिए। फिर इसमें अगला पॉइंट है वातावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण अदा अपने इस अधिगम टॉपिक में निभाता है कि अगर वातावरण आपके यहाँ अच्छा है तभी आपका अधिगम बेहतर हो सकता है दोस्तों। वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपके यहाँ कोई विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं तो आपको सुगम होना चाहिए और नेत्रप्रिय होना चाहिए। ठीक है, और प्रदूषण जो है रहित होना चाहिए। मान लीजिए आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, घर पे आप जब अध्ययन करने बैठ रहे हैं तो उस समय शोरगुल अन्य चीज़ें घर में चल रही हैं, तो उस समय क्या होगा, आपका अधिगम उतना अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके अधिगम में। और क्या है, वह वातावरण आपके अनुकूल होना चाहिए। आपको जैसा चाहें वैसा वातावरण अपने आप ही बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि वातावरण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है अधिगम को प्रभावित करने में। और उसके बाद बात हम करते हैं नवीन ज्ञान के बारे में। आप कभी भी किसी भी चीज़ को मान लीजिए जानते हैं, मान लीजिए अधिगम जो ही टॉपिक चल रहा है, अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कैसे जानेंगे। तो मान लीजिए आपको अधिगम जो टॉपिक चल रहा है इसमें अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं है तो आपको जो है ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नवीन ज्ञान होता है उसके पहले जो पूर्व ज्ञान होता है उसे क्या करता है, वो प्रभावित करता है।
आपको अधिगम अगर नहीं पता है तो आपका अगर पूर्व ज्ञान नहीं है तो आपको समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप अधिगम के बारे में अगर जानते होंगे, आपका पूर्व ज्ञान कुछ अच्छा रहेगा, तो उससे जो है नवीन ज्ञान जल्दी उसमें अधिगम आप करने लगेंगे। ठीक है, और फिर आगे हम बात करेंगे अधिगम में। इसमें बताया गया है कि अधिगम को मानसिक विकास पर आधारित होता है। आपका जो मानसिक विकास कैसा है, ये भी चीज़ डिपेंड करती है। प्रत्येक मनुष्य के अलग अलग होते हैं आपके मानसिक विकास। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि आपका मानसिक विकास कैसा है, मानसिक स्तर कैसा है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अधिगम करेंगे। फिर अगला पॉइंट है अधिगम के विधियों के बारे में। इसमें चर्चा की गई है कि अधिगम जो हो वो किस पर हो, या तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित हो या तो क्रिया पर आधारित हो। अगर मनोवैज्ञानिक पर आधारित होगी तब आप ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगला इसमें पॉइंट बताया गया है क्रिया पर आधारित हो। लगातार आपको क्रिया प्रतिक्रिया करनी चाहिए, तभी आपका अधिगम बेहतर हो सकेगा। फिर इसमें बताया गया है परिपक्वता के बारे में। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा कर दी है। परिपक्वता के बारे में इसमें बताया गया है कि परिपक्वता के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। पिछली लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम क्या है, नहीं कहलाता। लेकिन यहाँ दो चीज़ें कही गई हैं। यहाँ दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात ये कही गई है कि बिना परिपक्वता के अधिगम भी संभव नहीं है। अगर आपके अंदर परिपक्वता नहीं रहेगी तो आपका अधिगम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई 10 वर्ष का बालक है, आप उसे सीटेट का एग्जाम देने के लिए कहेंगे, सीटेट का एग्जाम अगर देने के लिए कहेंगे तो आप वो जाहिर सी बात है वो इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो परिपक्वता नहीं आई है। इसीलिए कहा जाता है कि परिपक्वता जो है बहुत आवश्यक है, बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम नहीं कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं अधिगम के और कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में। तो आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम टॉपिक चल रहा है उसमें 2-3 चीज़ें, 2 प्रश्नावलियाँ ऐसी हैं, उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे है इसमें प्रतिक्रिया, सहज क्रिया और एक पॉइंट है अनुक्रिया। ये 3 चीज़ें बार बार आपको यहाँ पर अधिगम के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो आइए जान लेते हैं ये 3 बिंदु क्या क्या हैं। इसमें देखिएगा कहा गया है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है, आप जब क्रिया के फलस्वरूप फिर क्रिया करते हैं, क्रिया के बाद जब बार बार आप क्रिया करते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया कहलाता है। मतलब क्रिया के बाद फिर जब आप क्रिया करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया कहलाएगा। मान लीजिए एक बालक है, वो सो रहा है कमरे में और वहाँ पर एक लाइट ऐसे जल रही है। एक बैग जब लाइट आई, बिजली आई तो एक बार उसकी आंखें खुल गई। तो इसमें क्या हुआ, एक बार ये तो क्रिया हुई यहाँ पे, फिर वो भी क्या किया, बालक जो है फिर प्रतिक्रिया किया, उसकी क्या है, आंखें खुल गई। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, फिर क्रिया हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सहज क्रिया के बारे में जानते हैं। सहज क्रिया जो होती है वो या तो जन्मजात होती है। क्या होती है दोस्तों, सहज क्रिया जो होती है ये जन्मजात होती है। ठीक है, कोई भी बालक हो, मान लीजिए छोटा सा बालक है, वो अगर प्याज को काट रहा है तो उसमें क्या है, बार बार उसके आंखों से आंसू आता है। तो ये क्या है, सहज क्रिया है। प्याज को जो काटा जाता है, प्याज के काटने से आंसू आना,
ये क्या है? सहज क्रिया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ये जन्मजात है। ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है अनुक्रिया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अनुक्रिया कब होगी? मान लीजिए हम कोई विषय वस्तु के बारे में, मान लीजिए हमको अधिगम करना है, अधिगम करने के लिए कोई विषय वस्तु ले रहे हैं, उसके प्रति हम क्या करेंगे? बार बार क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। यही जो क्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी दोस्तों? अनुक्रिया कहलाएगी। किसी विषय वस्तु के प्रति जो हम लगातार बार बार क्रिया करते हैं अधिगम करने के लिए, वही हमारी क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो ये इसमें 3 पॉइंट थे, प्रतिक्रिया और सहज क्रिया और अनुक्रिया। इसको तीनों बारे में हमने डिस्कस किया और आगे हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।